हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 करने वाले हैं। और मैं हमेशा ही बोलता हूँ और फिर से बता दे रहा हूँ, ये कोई थ्योरी लेक्चर नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उनके शॉर्ट रिवीजन है। तो जिन्हें अभी भी छोड़ना है ये वीडियो को, वो अभी ड्रॉप कर सकते हैं, नो इशू विद दैट। और इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधीयन एरा, कुछ इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल, वाइस रॉयस और उनके दौर शासनकाल में या फिर उनके टेन्योर में जो भी हुआ था वो। शुरुआत करेंगे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से। हालांकि इसके बारे में सभी को पता है, लेकिन कई बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कि किसी पर्टिकुलर सेशन में इसका प्रेसिडेंट कौन था, या फिर पर्टिकुलर सेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था, उस सेशन में क्या हुआ था, इम्पोर्टेंस क्या है उस सेशन का, और पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही। तो शुरू करते हैं। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 1885 में डेट, टाइमलाइन, टेन्योर सभी की याद रखने हैं। होता क्या है ना कि उससे कॉन्टेम्पररीज याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और कई बार होता क्या है कि एग्जैक्ट नहीं पूछता है, जैसे कि 1885 में ये तो हमने याद कर लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, या फिर फाउंडर थे इसका A.O. ह्यूम 1885 में। अब इसी टाइम का कुछ और पूछ दे कि हाँ 1885 में और क्या हुआ था, मतलब कुछ क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। इसलिए आवश्यक है ये याद रखना कि कौन से ईयर में हुआ था, कौन से टाइम पे हुआ था, कौन से कोई अगर लड़ाई हुई थी तो कौन से AD या CE में हुई थी, या फिर उस दौरान और कौन कौन सी लड़ाई हुई थी सेम टाइम में। हालांकि हम इस वक्त एंशिएंट नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री में बिल्कुल फाइनल लिख कर रहे हैं इस वक्त। तो देख लेते हैं। पहले जो हम शुरू कर रहे हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फाउंड किया था, इस फाउंडर थे इसके A.O. ह्यूम। कौन से साल में आया था? 1805 में। 1805 में नहीं, 1885 में। कहाँ पर हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में हुआ था ये। दो ऑप्शन अगर ये पूछ लिया कि पहला सेशन कहाँ पर हुआ था, तो दो ऑप्शन 100% उसमें रहते हैं। एक होता है पुणे, एक होता है बॉम्बे। ये दोनों ही ऑप्शन रहते हैं। कई बार जो हम ऑप्शन है वो पुणे टिक कर देते हैं। कारण क्या है कि इसकी जो स्टोरी है ना वो पुणे से ही रिलेटेड है, कि पहले पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पे कुछ बीमारी महामारी फैल जाती है जिसकी वजह से उसे बॉम्बे में शिफ्ट करना पड़ा। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम में हमें कहानी तो लिखना नहीं होता, एग्ज़ाम में हमें सीधा एक ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन पढ़ा और टिक। तो कहानी हमें याद रह जाती है। ऑब्जेक्टिविटी जो होती है, ऑब्जेक्टिव आंसर, वो कई बार हमारे दिमाग से जो है वो उतर जाता है। तो इसको याद रखना कि जो पहला सेशन था कांग्रेस का वो बॉम्बे में हुआ था। अगर कॉलेज का नाम पूछ ले तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कितने लोगों ने अटेंड किया था उसे? 72 लोगों ने। और प्रेसिडेंट कौन थे उसके? WC बैनर्जी। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। पहला सेशन हुआ था 1885 में बॉम्बे में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। 72 डेलीगेट्स ने उसे अटेंड किया था, और प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी। नेक्स्ट, अब इसे कुछ नाम भी दिए गए थे, तो नाम क्या थे? जैसे कि लाला लाला लाजपत राय ने इसे कहा था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। लाला लाजपत राय ने इसे क्या कहा था? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। क्यों कहा था, किस लिए कहा था, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके लिए है ही नहीं, उसके लिए फिर कभी बात करेंगे। लाजपत राय ने इसको कहा था सेफ्टी वॉल थ्योरी। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के पॉलिटिकल गुरु कंसिडर किए जाते हैं। इन्होंने इसको कहा था लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। ठीक, दोनों हो गया, दोनों याद रखना। एक है सेफ्टी वॉल थ्योरी, दूसरा है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। सेफ्टी वॉल थ्योरी कहा गया था लाला लाजपत राय ने, और लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। कुछ और इम्पॉर्टेंट सेशंस, जैसे कि 1886 यानी सेकंड सेशन, और एक है 1906। इस दोनों में ही, दोनों जो सेशन हुए थे, दोनों सेशन कलकत्ता में हुए थे, और दोनों सेशन पे दादा भाई नौरोजी प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, या फिर यूँ कह लो उसके प्रेसिडेंट थे। 1886 और 1906 कहाँ पे हुए थे? दोनों कलकत्ता में। प्रेसिडेंट कौन था? दादा भाई नौरोजी। 1906 में ये रेजोल्यूशन, चार रेजोल्यूशन हुए, जैसे कि स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन। अब ये सब जुड़े कैसे हैं वो देखते हैं। ये जो 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, और ब्रिटिश ने उसको बहाना दिया था, एक्सक्यूज़ दिया था कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस की वजह से इसको डिवाइड कर रहे हैं।
बात यह था कि उसको सिर्फ दरार डालना था, क्योंकि उस वक्त जो था 1905 में बंगाल पूरा इंटेलिजेंसिया और नेशनलिज्म का हब था उस वक्त 1905 में। और उसको पूरा उसने डिवाइड कर दिया किस बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर। जो ईस्ट बंगाल जो था उसमें मुस्लिम डोमिनेटेड ज़्यादा था, डोमिनेशन ज़्यादा था, तो उसे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में डिवाइड कर दिया, और वेस्ट बंगाल में हिंदू डोमिनेशन, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक और चीज़, उस वक्त का जो बंगाल वाला हिस्सा था ना वो बहुत बड़ा था 1905 का, मतलब इंक्लूडिंग बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिलाकर था वो बड़ा। बाद में धीरे धीरे पूरा बंगाल इतना बड़ा था, बाद में वो 1971 में बांग्लादेश बना, 1922 में बिहार बना एंड ऑल। पहले पूरा बांग्लादेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब मिलकर बंगाल था, तो वैसे उसको डिवाइड किया गया था। खैर उसको छोड़ो, वो हम नहीं देख रहे स्टोरी, वो स्टोरी चली गई पीछे के वीडियो में। तो क्या पढ़ा था हमने कि 1886 और 1906 कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे दोनों सेशन में। 1906 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, उसके रिटेलिएशन में स्वराज हुआ, स्वदेशी मूवमेंट चला गया और बॉयकॉट हुआ फॉरेन गुड्स का। लोग जो थे वो बोन फायर बना बना कर उसमें विदेशी कपड़ों को जला रहे थे। 1887 ये हुआ था मद्रास में। मद्रास में जो लीडर थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1888 का जो सेशन था वो इलाहाबाद में हुआ था, और इसका प्रेसिडेंट था फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल 1888 में। 1887 वाला जो है वो मद्रास में था। 87 में बदरुद्दीन तैयब जी बने थे प्रेसिडेंट, वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसका प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, और उस वक्त प्रेसिडेंट बने इसके रास बिहारी घोष। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दो हिस्सों में बट गया, नरम दल और गरम दल। गरम दल आपको पता ही होगा, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल जो इसके लीडर थे। ठीक अलग। और उस दौरान हुआ क्या था कि 1907 के आसपास जो सूरत स्प्लिट हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने तिलक को अरेस्ट कर लिया था, बाल गंगाधर तिलक को, और उन्हें भेज दिया था मांडले जेल बर्मा में। कहाँ भेज दिया था? मांडले जेल बर्मा में। ये स्प्लिट के टाइम ही है कि उन्होंने कुछ न्यूज़ जो भी न्यूज़पेपर होते थे जो ब्रिटिश के पॉलिसीज़ के खिलाफ क्रिटिसिज्म करते थे या फिर उसकी निंदा करते थे, वो सबको, ये तो काफ़ी पहले से चला आ रहा था, मतलब लॉर्ड लीटन के टाइम से चला आ रहा था जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था तब से। लेकिन उस दौरान भी जब ये हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, उस दौरान भी काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स को सप्रेस किया गया था, बंद करवाया गया था, और बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट करके मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। 1916 लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और लखनऊ पैक्ट इम्पॉर्टेंट भी है। लखनऊ पैक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आई थी, उन्होंने यूनिटी दिखाया था इस चीज़ को लेकर। कारण क्या था इसका कि जो लखनऊ पैक्ट में ना कांग्रेस ने इससे पहले जो था ये मॉरले मिंटो रिफॉर्म हुआ था 1909 में। तो 1909 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए प्रपोजल रखा। सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। और उसमें रूल भी ये कर दिया कि मुस्लिम इलेक्टोरेट के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन 1916 में कांग्रेस इस बात के लिए मान गई कि ठीक है, हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए तैयार हैं। और इसीलिए जो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है, इसको कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहा जाता है। और जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म था 1901 वाला जो अभी मैं बता रहा था, वो वैसा इसलिए भी किया जा रहा था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इस बात की आगजनी कर रहे थे। आगजनी करना मतलब एक जानबूझकर एक अफवाह नहीं, इसको एक बात को एक नैरेटिव फैला रहे थे कि जो हिंदू और मुस्लिम के कल्चरल इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं वो मैच नहीं करते, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते, इसलिए हमें मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान रखना चाहिए, जिसमें मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। ठीक, लेकिन ये चीज़ 1916 में कांग्रेस जो है वो उसके लिए तैयार हो गई कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए तैयार हैं मुस्लिम्स के लिए। और 1916 का जो सेशन था लखनऊ पैक्ट,
जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, इसको कांग्रेस लीग पैक्ट भी कहा जाता है, इसे दोनों ने ज्वाइन किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स ने भी ज्वाइन किया था और मुस्लिम लीग पार्टी ने भी ज्वाइन किया था। ठीक, याद रखना। उसके बाद आता है आपका कलकत्ता, उसके बाद नहीं, हाँ उसके बाद ही 1917 एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। सरोजनी नायडू जी भी एक बार नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, लेकिन शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। यहाँ पे सिर्फ मेंशन है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नहीं लिखा हुआ है इसमें। तो जब क्वेश्चन को पढ़ना तो उस पर ध्यान देना कि क्या उसमें इंडियन मेंशन है। अगर नहीं मेंशन है, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो नाम होगा एनी बेसेंट। कब? 1917। कहाँ पर? कलकत्ता में। अगला 1924, 1924 बेलगाम महात्मा गांधी पहली बार इसके लीडर बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। उसके बाद 1925 आ गया सरोजनी नायडू जी का नाम। सरोजनी नायडू जी कानपुर सेशन में ये प्रेसिडेंट बनी थी और पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट। भारतीय महिला प्रेसिडेंट किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन की, कांग्रेस सेशन की प्रेसिडेंट। फिर आता है 1929 लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और जवाहरलाल नेहरू ही लाहौर सेशन में प्रेसिडेंट थे 1929 सेशन के, पूर्ण स्वराज। और इसी सेशन के बाद से 1929 के सेशन के बाद से 26 जनवरी 1930 से इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा। रिपब्लिक डे नहीं, इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे बहुत बाद में आया। तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन से सेशन के बाद 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा था, तो वो था 1929 का लाहौर का सेशन। प्रेसिडेंट कौन था इसमें? जवाहरलाल नेहरू। 1931 कराची सेशन, 1931 कराची सेशन, कौन थे प्रेसिडेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट। ओहो, गांधी इरविन पैक्ट आ गया इसमें। गांधी इरविन पैक्ट कुछ ऐसा था ना कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था तो कांग्रेस ने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया ही नहीं। कांग्रेस ने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं किया। बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए थे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग भी शामिल थी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर शामिल थे, महात्मा गांधी शामिल थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी शामिल थी। लेकिन उसको करवाने का एक रीज़न था। रीज़न क्या था कि गांधी इरविन की मुलाकात हुई थी और 6 मीटिंग्स हुई थी, 6 मीटिंग्स हुई थी, जिसमें ये तय हुआ कि पहले जो गांधी जी हैं वो पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हो रहा है उसको हॉल्ट पे रखें। तो गांधी जी ने कहा कि आपने जो प्रिजनर कैद करके रखे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स कैद करके रखे हैं, उन्हें आज़ाद कीजिए। और भी काफ़ी सारी बातें। फ़िलहाल मेन कंडीशन तो यही थी कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें आज़ाद किया जाए, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको हाल्ट किया जाए। तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया गया था। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उतना फलदायी नहीं निकला, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से शुरू हो गया। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरी तरीके से कब बंद हुआ, कंप्लीटली सीज्ड कब हुआ था? तो वो हुआ था 1934 में। ठीक, गांधी इरविन पैक्ट वाला बता दिया, ठीक है। क्योंकि 1931 कराची, कौन था इसका प्रेसिडेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको हटाओ, इरविन पैक्ट के बारे में तो बता ही दिया है। ओके, एंड अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल, ओके, फंडामेंटल राइट्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जैसे कि पॉलिटी में हम पढ़ते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में है, इस आर्टिकल में है, यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पे है कि फंडामेंटल राइट का रेजोल्यूशन कब लिया गया था? वो था 1931 कराची सेशन में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको याद रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान दोगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, मतलब ये चीज़ें हैं जो मिस कर जाते हैं। मेजर चीज़ें पढ़ते हैं कि हाँ 5 साल में आया, 10 साल में आया, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो भी देख लो, क्या जाएगा। ठीक, तो फंडामेंटल राइट का जो रिजोल्यूशन है वो 1931 कराची सेशन में लिया गया था। ओके, नेक्स्ट है 1938 और 39, 1938 और 39। हरिपुर और त्रिपुरारी नहीं, त्रिपुरी।
तो इसमें सुभाष चंद्र बोस 1938 का जो हरिपुर का जो सेशन हुआ था उसमें प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 जो त्रिपुरी का भी सेशन हुआ था उसमें भी बोस जीत गए थे और उन्होंने पट्टाभी सीताभैया रमैया को हरा दिया था। लेकिन महात्मा गांधी जो थे उन्हें थोड़ी सी आइडियोलॉजिकल रिफ्ट थी सुभाष चंद्र बोस से, और उनकी वजह से बोस ने रिज़ाइन कर दिया, प्रेसिडेंट के पोस्ट से ही रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया उसे। और इसके बाद पट्टाभी सीतारामैया जो त्रिपुरी का सेशन था उसमें पट्टाभी सीतारामैया प्रेसिडेंट बन गए, चेयर बन गए। और उसी दौरान 1939 के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। 1946 मेरठ प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी, और इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही वॉज द लास्ट, यू कैन से ही वॉज द लास्ट, और ड्यूरिंग द ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। यहाँ तक हो गए सारे नेशनल कांग्रेस सेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाइसरॉय को देख लेते हैं, और गवर्नर, एक मिनट गड़बड़ ना हो जाए, और गवर्नर जनरल को पहला नाम आता है इसमें वारेन हास्टिंग्स। अब वारेन हास्टिंग्स कौन है देखते हैं, और किया क्या है भाई साहब ने। इसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया और पिट्स इंडिया एक्ट पास किया था। 1773 का एक्ट, रुक जाओ, 1773 का जो एक्ट था उसमें प्रोविंसेस में नहीं वेट, हाँ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो गवर्नर का पोस्ट से पहले गवर्नर का उसे चेंज करके गवर्नर जनरल कर दिया गया, गवर्नर का पोस्ट करके गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो वारेन हास्टिंग्स था, वारेन हास्टिंग वो पहला गवर्नर जनरल था। तो होता क्या था कि जब गवर्नर था तो उस टाइम 3 मेन प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंगाल, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, और तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद एक गवर्नर जनरल हो गया, और वो सभी का कंट्रोल गवर्नर जनरल के पास चला गया। वारेन हास्टिंग के टाइम पे हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ सलवाई यानी 1782 हो गया ना। ट्रीटी ऑफ सलवाई मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, ट्रीटी ऑफ सलवाई क्यों हुआ था, लड़ाई कब हुई थी, हुआ क्या था ट्रीटी ऑफ सलवाई में, ये सब मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं। वो ट्रीटी ऑफ सलवाई के दौरान कौन था, वारेन हास्टिंग्स। और कब हुआ था ट्रीटी ऑफ सलवाई, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के दौरान। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडेशन में सपोर्ट किया था इसने, ठीक है। तीनों चीज़, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके टाइम पे आया था, पिट्स इंडिया एक्ट इसके टाइम पे आया था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इसके टाइम पे हुआ था, ट्रीटी ऑफ सलवाई इसके टाइम पे हुआ था, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी इसी के टाइम पे हुआ था, इसी के टेन्योर में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, तीनों टाइप के सेटलमेंट बताए थे, परमानेंट सेटलमेंट, महरवाली सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, तीनों ही टाइप के सेटलमेंट बताए हुए हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793। इसे फादर ऑफ सिविल सर्विस भी कहा जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, एंड एस्टैब्लिश्ड दरोगा सिस्टम। ठीक, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब आते हैं लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के टाइम पे इंडिया का पहला सेंसस हुआ था, प्री सेंसस, इंडिया से पहले प्री इंडिपेंडेंट जो सेंसस हुआ था, कब हुआ था ये, 1872 में। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करवाया, खुद तो करेगा नहीं, ये मजदूर थोड़ी ना है, करवाया था इस्टेब्लिश। इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी, वन ऑफ द मोस्ट श्रीव्ड, इम्प्लीमेंट किया लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि अगर किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो ब्रिटिश उस राज्य को एनेक्स कर लेगी, उसे कब्जा कर लेगी, और एनेक्स किया सतारा और झांसी और भी 2-4 स्टेट्स। ओके, फर्स्ट रेलवे लाइन 18 AC के टाइम पे हुई थी 1853 में, और वुड्स डिस्पैच भी इसने लागू किया, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं। वुड्स डिस्पैच के बारे में ही पिछले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। फर्स्ट रेलवे, हाँ ये भी बताया था, फर्स्ट रेलवे लाइन किसके द्वारा चलाई गई थी, मतलब कंपनी का नाम क्या था, उसमें कितने इंजन लगे हुए थे, कितने पैसेंजर थे, कितने कैरेजेस थे, बोगीज थी, सारा पिछले वीडियो में बताया हुआ है, देख लेना आप। इसके बाद आता है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के दौरान रिवोल्ट में था ये, गवर्नर जनरल।
एंड द सब्सिक्वेंट एबॉलिश ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल का एबॉलिशन मतलब इसके बाद जो सारा कंट्रोल है वो क्वीन के पास चला जाता है या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला जाता है। शायद ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चला जाता है, क्वीन का नहीं। क्वीन तो बस हेड होती है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद इसके बाद सारा रूल चला जाता है। एंड 1857 के बाद शुरू होता है वॉइसरॉय का टर्म शुरू होता है उसके बाद। ठीक, अगला आता है, अगला नाम है लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। रिपील किया था मतलब उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया था। तो अगर हटाया था तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसी ने लगाया भी होगा, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगाया था, इम्प्लीमेंट किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने। कब लगाया था? 1878 में। और था क्या उसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में? ये था कि कोई भी न्यूज़पेपर, आर्टिकल या मैगज़ीन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करती थी उसको बैन कर दिया जाता था। उसके एडिटर या फिर संपादक को जेल में डाल दिया जाता था अरेस्ट करके। तो इसकी वजह से एक अखबार थी उस टाइम की या फिर एक मैगज़ीन थी जो पहले लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करती थी, बाद में उसने इंग्लिश लैंग्वेज में उसे कर लिया। तो उस न्यूज़पेपर या मैगज़ीन का क्या नाम था, या बताएं, या बताइए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसके बारे में। ओके, एंड पास द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट को पास हुआ था। लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, दो आ गए यहाँ पर। पहला, एक तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जिसको कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, और दूसरा आता है आपका लॉर्ड रिपन जिसको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर आता है लॉर्ड कर्जन। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था इसके टाइम पर 1905 में। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में पास हुआ था। 54 में, सॉरी 1904। फिर आता है लॉर्ड इरविन। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन 1928 में। साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आता है? साइमन कमीशन इंडिया में आता है, ये था कुछ, एक रुक जाओ। साइमन कमीशन इंडिया में आता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एक्ट 1919, एक फिर से सुन लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था, उसको देखने के लिए किसमें जो भी उसने इम्प्लीमेंट किया था रूल, वो कितना बेहतर है और कितना बेहतर नहीं है, और उसके हिसाब से इंडिया को किस तरह की अब इसमें रूल इम्प्लीमेंट करें कि हमारे बस किस तरह के रूल और आगे इम्प्लीमेंट किए जाएँ या फिर किस तरह के रूल आगे ड्राफ्ट किए जाएँ। तो साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में? ये इंडिया में आया था 1928 में। किस लॉ के चेक करने के लिए? 1999 के लॉ को चेक करने के लिए। और इसको वाइट कमीशन कहा जाता है। वाइट कमीशन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक भी हिंदुस्तानी मेंबर नहीं था, एक भी इंडियन मेंबर इसमें नहीं था। लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन प्लान निकाला जून 3 को, और ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी देखा है 1947। ही वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उसके बाद तो ये हट गए। चलो, उसके बाद अब देखते हैं गांधीयन एरा। अच्छा, गांधीयन एरा बाकी है ना। गांधीयन एरा इमरजेंस ऑफ इंडिया। जो महात्मा गांधी जो है भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी इंटरनेशनल प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक शुरू हुआ था 1918 में। और खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था 1918 में। और ये इसी सीक्वेंस में है, जैसा कि देख सकते हो कि जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह है वो दोनों के दोनों 1918 में है। लेकिन पहले कौन सा है? पहले है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। चंपारण सत्याग्रह में 3 कटिया सिस्टम था, मतलब किसी लैंड के 20 हिस्से के 3 हिस्से पर अगर किसी लैंड को 20 बराबर हिस्सों में बांटें एक, और उसके 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी है, वो था 3 कटिया सिस्टम। तो उसके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और क्यों हुआ था चंपारण सत्याग्रह? बिकॉज उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए था। नील के साथ दिक्कत ये थी कि उसको अगर एक बार उसे उपज कर दो तो अगली बार के लिए वो ज़मीन ढंग से बचती नहीं है, उपज करने के लिए बंजर हो जाती है। मतलब अगले 3 हिस्से पर खेती करो, तो जब कुछ टैक्स देने के लिए ही बचेगा ही नहीं तो टैक्स देंगे कहाँ से? तो यहाँ पे शुरू हुआ था आपका 3 कटिया सिस्टम चंपारण सत्याग्रह में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक किया था यहाँ पर गांधी जी ने मिल वर्कर के साथ। खेड़ा सत्याग्रह वॉज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
क्रॉप फेलियर की वजह से। खेड़ा सत्याग्रह में हुआ था कि क्रॉप फेलियर हो गया था और वहाँ पर रूल ये था कि अगर 25% से कम उपज होती है तो किसानों के लिए, पीजेंट्स के लिए पूरा टैक्स माफ़ होगा। लेकिन कुछ ऑफिसर्स क्यों, ब्रिटिशर्स कहते थे कि 25% हो गए या 20% हो गए, हमें पूरा का पूरा टैक्स चाहिए वरना हम तुम्हारी ज़मीन हथिया लेंगे। तो वहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह किया और उन्हें जीत हासिल हुई। ठीक है, तो इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। चंपारण सत्याग्रह था वो था फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और खेड़ा जो था फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसके बाद भी हुए हैं बट दीज आर फर्स्ट ऑफ दीज काइंड्स, फर्स्ट हैं ये। खैर उसको उतना ध्यान मत दो यार, फर्स्ट वाले पे पूछ लेते हो लेकिन इस तरह के पूछता तो नहीं है। मास मूवमेंट ये है नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों मर्ज हो गए थे नॉन कोऑपरेशन खिलाफ मूवमेंट। कारण था, नॉन कोऑपरेशन कराने का कारण था कि रॉलेट एक्ट लागू हुआ था जिसके तहत ब्रिटिशर्स किसी को भी उठाकर अरेस्ट कर लेती थी, इम्प्रिजन कर देती थी बिना किसी पेशी के। इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। और ये जो और जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट काफ़ी फैला और ये प्रोटेस्ट फैलते फैलते पंजाब तक गया। पंजाब में भी 2 लीडर्स अरेस्ट हो गए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, और उनको छुड़ाने के लिए वहाँ के लोगों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में पीसफुल प्रोटेस्ट किया। लेकिन ब्रिटिशर्स को हजम नहीं हुआ, राइट। तो उन्होंने किया क्या, मैं क्या बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि वो ब्रिटिशर्स को हजम नहीं हुआ। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने गोली चलवा दी। किस पर, जहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पर, जलियांवाला बाग में। कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। तो ऑफिसर वो जिसने फायरिंग के लिए ऑर्डर दिया उसका नाम था रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। और उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डॉयर। माइकल ओ डॉयर। और सरदार उधम सिंह ने जिसे मारा था उसका नाम था माइकल ओ डॉयर। कंफ्यूज मत करना इस नाम से, एक है डायर एक है डॉयर। तो डायर को सरदार उधम सिंह ने 1940 में 1940 में लंदन में मारा था। ठीक। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। ठीक। उस इंक्लूडिंग रॉलेट एक्ट के बाद ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था और इसके खिलाफ हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद रोक दिया गया। चौरी चौरा इंसिडेंट में हुआ क्या था कि चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर कुछ इंडियंस ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी जिसमें 12 पुलिस वाले मारे गए। वॉयलेंस हुआ है और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो नॉन वॉयलेंस तरीके से हो रहा था। तो गांधी जी ने पूरे कोऑपरेशन को ही मूवमेंट को ही हॉल्ट कर दिया। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये कहाँ से शुरू होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है कहाँ से, नहीं, हाँ, बाई डांडी मार्च। कब शुरू हुआ था, 12 मार्च को। ख़त्म कब हुआ था, 6 अप्रैल को 1930 को। सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय, उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप इस मूवमेंट में महिलाओं को भी शामिल करें। परसुएट किया गांधी जी को, मनाया इस बात के लिए। उसके बाद इसी टाइम पे, दांडी मार्च के टाइम पे, सिविल डिसोबीडियंस के लिए तिरुचोनुपल्ली से सी राजगोपालाचारी ने एक वेदारण्य मार्च किया था। इसको याद रखना, ये पूछने को अब कुछ भी पूछा जा रहा है। वेदारण्य मार्च कहाँ पर हुआ था ये, तिरुचोनुपल्ली। किसके द्वारा, सी राजगोपालाचारी द्वारा। अंबिका कांत सिन्हा ने नखीसपोन बिहार में शुरू किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने रेड शर्ट मूवमेंट शुरू किया था पेशावर में। फिर आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको हम ऑगस्ट रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई। इसी के साथ पैरेलल समानांतर सरकारें भी चल रही थी उस वक्त। कहाँ पर, बलिया और सतारा में। ओके, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, HSRA और HRA। पहले जो HSRA है, जो कि HSRA
इसका पहले नाम ही था HRA, बाद में इसका नामांकरण चेंज कर दिया गया, HSRA से HRA कर दिया गया। ये HRA के बारे में भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पर अब टॉपिक आ गया तो देख लेते हैं। पहले इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहले इसका नाम क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। था क्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, कब स्टैब्लिश हुआ था, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? इसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कब स्टैब्लिश हुआ था, किसने स्टैब्लिश किया था, कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। तो HRA जो है वो 1924 में स्टैब्लिश हुआ था कानपुर में राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन सान्याल द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन सान्याल द्वारा। सचिन सान्याल ने एक बुक भी लिखा जिसका नाम है बंदी जीवन। और HSRA 4 साल बाद हुआ, नामांकन 4 साल बाद हुआ। कहाँ पर हुआ था? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। किसके अंडर, किसने बनाया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। और इनके द्वारा मतलब HRA द्वारा या फिर HSRA द्वारा क्या क्या करवाया गया था वो देख लो। पहला था काकोरी कांड। काकोरी कांड में हुआ क्या था कि जो इसके इसके ग्रुपमेट्स थे, बडीज थे, क्या कहूँ इसको, फ्रीडम फाइटर्स, जो HSRA के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने काकोरी में एक ट्रेन को लूट लिया। और ट्रेन लूट लिया 1925 में। हाँ, एक चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, एक है चौरी चौरा में और दूसरा है काकोरी कांड में, तो दोनों अलग हैं। जो चौरी चौरा है वो 1922 में हुआ था, जिसमें इंडियंस ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। और काकोरी ट्रेन इंसिडेंट जो है, इसको कांड तो बोलना नहीं चाहिए पहले। और काकोरी ट्रेन इंसिडेंट जो है वो 1925 में हुआ था, जिसमें जो इंडियंस हैं, HRA के मेंबर्स थे, HSRA के मेंबर, अच्छा HSRA इस टाइम नहीं बना था ना, ये 1925 है, HSRA 1928 में बना था। जो HRA के मेंबर थे उन्होंने ट्रेन को लूट लिया, उनके आर्म्स एंड एम्यूनेशंस लूट लिए, उनके खजाने लूट लिए, पर उसका रिजल्ट भी कुछ सही नहीं हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा हुई, इसके लिए एग्जीक्यूट कर दिया गया। सॉन्डर्स मर्डर 1928, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इन्होंने मिलकर सॉन्डर्स की हत्या की। किस लिए? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए, जो कि जेम्स स्कॉट की लाठीचार्ज से हुआ था। तो ये जो सॉन्डर्स था ना, ये भी धोखे से मरा था। धोखे से कैसे मरा था कि लाजपत राय पे जो लाठी बरसा रहा था वो तो था जेम्स स्कॉट। ये कब हुआ था? ये साइमन कमीशन के टाइम की बात है, जब वो साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, तब लाठी बरसाने वाला था जेम्स स्कॉट। मारने गए थे जेम्स स्कॉट को, पर गलती से सॉन्डर्स मारा गया। ठीक, तो ये 1928। उसके बाद आता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकना। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकना कब हुआ था? ये 1929 में। किसने किसने किया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 बॉम्ब फेंके थे सेंट्रल असेंबली में। किसके खिलाफ? ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ। उसके बाद आता है आपका चिटागोंग आर्मरी रेड। चिटागोंग आर्मरी रेड जो कि 1930 में हुआ था। किसके द्वारा? सूर्या सेन द्वारा। लीडर सूर्या सेन थे। इन्हें बंगाल में इनको मास्टर दाबी कहा जा रहा था। और कहाँ पर हुआ था ये? बंगाल में। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, अब आते हैं द फाइनल फेज पे। फाइनल फेज क्या है? एक है कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड है 1932 का। इसमें हुआ क्या था कि उस वक्त ना प्राइम मिनिस्टर था, एक सेकंड, प्राइम मिनिस्टर ही ना, कम्युनल अवार्ड, हाँ, उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था ये ब्रिटिश का वो था रैमसे मैकडोनल्ड। तो इसको कम्युनल अवार्ड भी बोल सकते हो, मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोल सकते हो। ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था, जिसमें रैमसे मैकडोनल्ड ने प्रपोज किया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये थोड़ा सा अजीब था गांधी जी के लिए, क्योंकि पहले तो इन्होंने किया कि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, फिर इन्होंने कहा कि एंग्लो इंडियंस क्रिश्चियंस वुमेंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, और अब कर दिया इन्होंने कि डिप्रेस क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट। तो ये हर लेवल पे क्या कर रहे थे? इंडियन सोसाइटी को बांटते जा रहे थे, पहले रिलीजन के बेसिस पर, फिर कम्युनिटी के बेसिस पर, और अब क्लासेस के बेसिस पर, मतलब इन हिंदू सोसाइटी को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे थे। तो गांधी जी, इसकी वजह से जब ये शुरू हुआ तो गांधी जी जो है वो आमरण अनशन पे चले गए। उन्होंने शुरू कर दिया, चले नहीं गए, उन्होंने शुरू किया गांधी जी ने। कहाँ पर? यरवड़ा जेल में। कि अगर ऐसा होगा तो हिंदू सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेट, अलग थलग हो जाएगी। और इसको ख़त्म करने के लिए
पूना पैक्ट साइन हुआ 1932 में, किसके किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। तो क्या था इस पूना पैक्ट में? पूना पैक्ट में था कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की से डिप्रेस क्लास जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं करेगी, लेकिन हमें सीट रिजर्वेशन चाहिए प्रोविंसेस में भी और सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी, दोनों जगह हमें रिजर्वेशन चाहिए। ये था आपका पूना पैक्ट जो गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। फिर आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें कर दिया था प्रोविंशियल एटोनॉमी। इससे पहले जो आया था ना 1919 का एक्ट, उसने प्रोविंशियल में डायरकी कर दिया था, इसने कर दिया प्रोविंशियल में एटोनॉमी। फिर आता है ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। इसको देख लेते हैं ऑगस्ट ऑफर था क्या। ऑगस्ट ऑफर आया था 1940 में, और क्या था ऑगस्ट ऑफर में? ऑगस्ट ऑफर के टाइम जो वॉइस रॉय था वो था लिनलिथगो। वॉइस रॉय हर समय याद रखना कौन किस टाइम का लिनलिथगो किस टाइम का वॉइस रॉय था। तो जब एक मिनट यार, तो जब ऑगस्ट ऑफर आया था, ऑगस्ट ऑफर 1940 में, उस वक्त वॉइस रॉय था लिनलिथगो। लिनलिथगो गोल ये था कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी अब इंडियन को ही दे दी जाती है। उन्हें पता था कि वो इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जो दो मेजर पार्टीज़ थी, कांग्रेस पार्टीज़ और मुस्लिम लीग ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो काफ़ी सारी बातों पर एक नहीं हो पा रही थी। तो ऑगस्ट ऑफर जो है वो फेल हो गया। उसके बाद आता है आपका क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में इंडिया में आया था। तो उसके बाद हुआ क्या था कि अगस्त इसमें जो जो थे, इसका लीडर था, जिसका चेयरमैन था, उनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। उस दौरान जो जापान था वो रंगून पे कब्ज़ा कर चुका था, और इंटायर साउथ ईस्ट एशिया पर कब्ज़ा कर चुका था। तो ब्रिटिशर में जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, क्रिप्स मिशन का जो लीडर था, उसने कहा कि ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन पहले आप हमें युद्ध में हमारी मदद करो, उसके बाद हम आपको देंगे। सारे जितने भी लीडर्स थे उस टाइम, पॉलिटिकल लीडर्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस से या फिर मुस्लिम लीग से, सब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था a post dated check on a crumbled bank, a post dated check on a crumbled bank। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था ना कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुआ था, तो लाला लाजपत राय ने उसे कहा था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। गोपाल कृष्ण गोखले ने शायद कहा था उसको ये लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ऐसा ही कुछ। तो उसी प्रकार जो ये है, हाँ, क्रिप्स मिशन, इसको महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। फिर आता है आपका कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड एटली, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली। कैबिनेट मिशन में जो मेंबर्स थे वो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इन्होंने प्रपोजल रखा कि ठीक है, हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे और एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाएंगे। और इस पर दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों ही इसके लिए तैयार हो गई 1946 में। थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आईएनए ट्रायल से पहले क्वेश्चन उतना पूछता नहीं था, पर आजकल आए दिन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछ ही ले रहा है। आईएनए ट्रायल में हुआ था क्या था, आईएनए पेशी में ये जो नाम आप पढ़ रहे हो, शाहनवाज़ खान, प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लोन, इन पे मुकदमा चलाया गया था कि इन्होंने एम्परर किंग के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया है। ट्रीज़न का चार्ज लगा था इन पर, देशद्रोह का चार्ज लगाया था। चार्ज भी किसने लगाया था? ब्रिटिशर्स ने। और इन पे ये कन्विक्ट कर दिया गया था इनके एग्जीक्यूशन के लिए। कहा गया कि इनको अब मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन उस वक्त इंडियन ओपिनियन इतना स्ट्रांग था कि ब्रिटिशर्स को इस डिसीजन को चेंज करना पड़ा और अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा। लेकिन इनको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया, तीनों को, शाहनवाज़ खान को भी, प्रेम सहगल को भी और गुरबख्श सिंह ढिल्लोन को भी। उसके बाद आता है आपका RIN म्यूटिनी, जो कि 1946 में हुआ था HMIS तलवार पर। HMIS तलवार जो है वो एक, बताता हूँ हुआ क्या था। बाई रेटिंग्स जो है वो इंडियन सेलर्स को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेलर्स। बॉम्बे रेटिंग्स थे ये, बॉम्बे इसलिए क्योंकि बॉम्बे में था। रेटिंग्स जो मतलब जो सेलर्स, प्रोफेशनल नहीं, जो सेलर्स हायर किए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, ग्रुप ऑफ सेलर्स के लो। रेटिंग्स अर्थात ग्रुप ऑफ सेलर्स, स्पेशली इंडियंस, क्योंकि हमारे देश में कब्जा किया था तो हमारी बात हो रही है ना।
उन्होंने वहाँ पर म्यूटिनी कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने का कारण था कि उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, नस्लीय भेदभाव हो रहा था उनके साथ। उन्हें खाना सही नहीं दिया जा रहा था और उन्हें गालियाँ भी दी जा रही थी, बहुत बुरी तरीके से उन्हें बेइज्जत किया जाता था। तो उन्होंने वहाँ पर म्यूटिनी छेड़ दिया, विद्रोह कर दिया। तो ये था क्या, HMIS तलवार। HMIS तलवार जो था ना, ये कोलाबा मुंबई में सिचुएटेड था। और ये शोर बेस ये था, एस्टैब्लिशमेंट था किस लिए, सिग्नलिंग के लिए, सिग्नलिंग के लिए वायरलेस सिग्नलिंग के लिए। और इसको वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया था कोलाबा मुंबई में। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो जो महात्मा गांधी थे उस वक्त नोआखली में थे। कारण था कि नोआखली में बहुत ही एक मैसिव लेवल पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और वो शांति नहीं हो रहे थे। तो उसको थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए महात्मा गांधी नोआखली में थे। सो दैट इज़ ऑल। मिल गई हमें इंडिपेंडेंस। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इट वॉज़ नॉट दैट ईजी। ठीक, कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।